नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको 3 क्लास में हमको डील करना है, जिसकी ऑलरेडी हमने 2 क्लास ले चुकी है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा क्लास है। इस सेगमेंट को आपको एकदम केयरफुल होकर के ध्यान से समझना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो रटने वाला सेगमेंट है। ये सेगमेंट कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है, कुछ भी पूछ देता है। जैसे हड़प्पा के किनारे कौन सी नदी है, किस जगह में है, उसकी खोज उत्खनन उसमें किसने करवाया था, कब कराया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो कहने का मतलब है ये वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंधु काल में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे विदेशी व्यापार कहाँ से आयात होता था और वो देश का क्या नाम था, इससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इन प्रमुख जो नगर है 12 ठो हमारे पास में, जिसमें 8 बड़े नगर 6 बड़े नगर का मैं चर्चा किया हूँ आपके पास में। अब आपको क्या करना है, इन प्रमुख नगरों के बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो किस नदी के किनारे हैं, उसमें उत्खननकर्ता कौन थे। दूसरी बात, पतन का कारण क्या था सिंधु घाटी सभ्यता, जब पूरा खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर 3 है ना, लेक्चर 13 का पार्ट 3 है, समझ लो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 है, ये 3 भाग में हमने दिया था, 11, 12 और 13 लेक्चर नंबर पे। तो ये 13वां नंबर लेक्चर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 है। तो जब ये खत्म होगा तो लास्ट में हम लोग पतन के कारण को भी डील करेंगे कि क्या क्या विद्वानों ने मत दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको मेरे साथ रिवीजन करना है और इस वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार आपको देखना है। ज़्यादा टाइम का नहीं है, आसानी से आप देख सकते हो। कॉमेडी वमेडी दुनिया भर में टाइम पास करते हो, उससे अच्छा इसी में कर लो, ठीक है। तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार को हम देखते हैं। एक तरफ आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, एक तरफ है उस देश के साथ हमारा क्या व्यापार होता था, ठीक है। दोस्त समझना आप, मान लीजिए तांबा का आयात जो है सिंधु काल में कहाँ से होता था, तो खेतड़ी से होता था और बलूचिस्तान से और ओमान से होता था। कहाँ कहाँ से, मेरे साथ बोलिए आप। तांबा का व्यापार, तांबा कहाँ से आयात किया जाता था, तो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। अब वैसी चांदी का आयात कहाँ से होता था। देखिए, ये सेगमेंट आप पढ़ेंगे ना तो आपको रटने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत जाएगा। इसलिए आप क्या करें, मेरे साथ में दोहराएं और 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लें। परीक्षा के ठीक पहले देख लें, वन लाइनर एग्जाम में सबको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं रट सकते, अकेले आप दिमाग में नहीं बैठा सकते। मेरे साथ आप वीडियो को देखें और उसको दिमाग में बैठाएं। चांदी कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से और ईरान से। अफगानिस्तान, ईरान से चांदी आता था। सोना कहाँ से आता था, तो सोना में कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। अब जो दूसरे देश का जो कंटेंट है वो याद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे देश का है आपको वो याद रखना है। जैसे खेतड़ी इंडिया का है, ठीक है। तांबा आपको देखना है क्योंकि खेतड़ी का चर्चा जो कि राजस्थान में है। सोना आपको देखना है, कर्नाटक से आता था, ठीक। गोमेद देखना है, सौराष्ट्र कहाँ है भाई, सौराष्ट्र कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो गोमेद, ये 3 चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सोना कहाँ से आता था, कर्नाटक से आता था, अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। टीन कहाँ से आता था, टीन अफगानिस्तान में और ईरान से। कहाँ से, अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद जो है, कहना चाहिए क्या चीज़ है, एक रत्न है जो अंगूठी वगैरह में डाल करके उसको पहना जाता है, ठीक है। तो गोमेद जो है सौराष्ट्र से आता था। और सौराष्ट्र कहाँ है भारत में, हो कमेंट करके आप बताओ। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आता था। कहाँ से, तो मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से आता था, ईरान से सीसा आता था, ठीक। तो ये चीज़ें आप अपने नोटबुक में चाहे तो नोट करें, नहीं तो वीडियो को और देख लें, फिर उसको मेरे शब्दों के साथ में पॉज कर करके दबा के देखें, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब जो क्षेत्र है उसके साहिवाल जिले में स्थित है। कहाँ पे, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है और पाकिस्तान के पंजाब हिस्से के साहिवाल जिले में है। इसमें उत्खनन जो है 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। साथ ही साथ में 1926 में MS वत्स या माधव स्वरूप वत्स ने कराया था 1926 में, और 46 में व्हीलर ने कराया था। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा के इनमें से
निम्न उत्खननकर्ता नहीं है, और तीनों का नाम दे दे, दयाराम साहनी, व्हीलर और एमएस वत्स या माधव स्वरूप वत्स। तो ये तीनों तो है, लेकिन जो चौथा नाम रहेगा आप उसको नहीं हमें ले लेना, ठीक है। 21, 26, 46 में कराया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में या लरकाना प्रांत में ये स्थान पड़ता है, और इसमें उत्खननकर्ता जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन कराया था। साथ ही साथ में इसमें मैके ने 27 में किया था और 30 में व्हीलर ने। अब इसको भी आपको मोहनजोदड़ो को पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान से समझना, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। और किसने कराया था? तो राखालदास बनर्जी, J.H. मैके और व्हीलर, ये तीनों ने कराया था। बनर्जी, मैके, व्हीलर तीनों ने मोहनजोदड़ो कहना चाहिए कि इस पे उत्खनन कराया था। 22, 27 और 30। देखिए ईयर याद है तो अच्छी बात है, ईयर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपको उत्खननकर्ता के नाम याद होनी चाहिए और कहना चाहिए कि बाकी नदी के नाम याद होना चाहिए। फिर वैसे चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। अब सिंधु नदी कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में, सिंध वाले क्षेत्र में समझ लो। तो चन्हुदड़ो सिंधु पाकिस्तान के नवाब शाह जो जिला है वहाँ पे चन्हुदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और पाकिस्तान में आता है। इसका उत्खनन कराया था मैके ने, J.H. मैके इसका नाम है। मैके ने 1905 में कराया था और उस साथ ही साथ में N.J. मजुमदार ने भी कराया था। मैके और मजुमदार, म से म, ठीक। चन्हुदड़ो में। अब कालीबंगा को अच्छा खासा पूछा जाता है। कालीबंगा को के बारे में एक विशेषता बताया था मैं, आप बताइएगा कि क्या विशेषता बताया था पुराने क्लास में। एक बहुत ज़बरदस्त विशेषता बताया था मैं कालीबंगा के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे कालीबंगा का क्या विशेषता था। आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने के लिए अगर भूल गए तो वीडियो को देखें पुराना, पिछले वीडियो में ही इसके बारे में बताया हूँ कि कालीबंगा में ये प्रमुख विशेषता थी। आप मुझे वीडियो को देखें और देख करके बताएं। ये घग्गर नदी के किनारे में है, और घग्गर नदी के किनारे में होने के साथ साथ ये राजस्थान में आता है। इसमें किसने कराया था? तो A.N. घोष या अमलानंद घोष ने कराया था, और B.B. लाल ने और थापर ने। देखिएगा पूरा नाम मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, पीएससी बहुत डिटेल में जाके पूछ देता है, मतलब मिलान करें कि इसमें से किन किन लोगों ने कराया था या किसने नहीं कराया था। तो इसीलिए मैं कालीबंगा में उत्खनन पहले घोष ने कराया, फिर लाल ने कराया, फिर थापर ने कराया, ठीक है। तो काली का जा करके घोष ने, लाल ने और थापर ने पूजा किया, बस ऐसा याद रखना, ठीक। तो कालीबंगा में जो घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में, उसमें उत्खनन करता अमलानंद घोष, B.B. लाल और थापर, ये तीनों ने मिलके कराया था। अगला देखते हैं कोट दीजी। तो कोट दीजी भी सिंधु नदी, सिंधु बोल रहा है, मतलब सिंध प्रांत बोल रहा है, तो कौन सा देश होगा? कमेंट करके बताएं। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में है, तो आप बताएंगे कि कोट दीजी कौन से, कहना चाहिए कि देश में स्थित है। आगे देखते हैं रंगपुर जो है मादर नदी के पास है, और मादर नदी जो है रंगपुर गुजरात में पड़ता है। किसमें? तो काठियावाड़ जिले में पड़ता है, ठीक है। इसका उत्खनन कराया था रंगपुर का रंगनाथ। देखो रंग शब्द है, रंगनाथ है, अर्थात आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा कि रंगपुर का उत्खनन कराने वाला रंगनाथ था। रंगपुर रंगनाथ, तो रंग देखना, इधर भी रंग देख लेना। तो रंगपुर मादर नदी गुजरात के काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953 में कराया था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, और जब भी सतलज नदी की बात आती है तो पंजाब का हमको याद आ जाता है, सतलज चिनाब उनाब का। तो आप क्या करेंगे, रोपड़ का है अगर पूछा जाए, रोपड़ जो है जो कौन से नदी के किनारे है? तो सतलज नदी, जो कि पंजाब में, और यज्ञदत्त शर्मा साहब ने क्या किया था? इसका उत्खनन कराया था। आगे देखते हैं लोथल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है लोथल? बताया था आपको, याद करो। लोथल के बारे में क्या विशेषता है? बंदरगाह, ठीक है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के पास स्थित है, अहमदाबाद जिला में। अहमदाबाद कहाँ है? कमेंट करके बताएं। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव साहब ने किया था। अब देखिए एक रंगनाथ जो है यहाँ पे आ रहा है, रंगनाथ ने इसका उत्खनन कराया था लोथल का भोगवा नदी के किनारे, और एक रंगनाथ यहाँ पे, मतलब ये दोनों गुजरात में होंगे। लोथल भी गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में, ठीक है, क्योंकि रंगनाथ साहब कहना चाहिए दोनों का वहाँ पे उत्खनन करवाए थे। आलमगीर हिंडन नदी पे है, यूपी में। अब आलमगीर हिंडन नदी पे यूपी के मेरठ में है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे कि यूपी में आलम साहब
बस आप आलम साहब को याद कर लेना कि भाई उस समय पे कहना चाहिए कि इस एरिया में इन लोगों का, आलम साहब का मतलब वो था, कहना चाहिए कि शासन था समझ लेना यूपी में। तो आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में, ऐसा याद रखना। उत्खनन कराया था किसने? यज्ञदत्त शर्मा साहब ने कराया था। ठीक, पंजाब में भी यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था, रोपड़ का, सतलज नदी के किनारे, ये रोपड़ भी याद रखना, ठीक है। और आप आलमगीर भी याद रखना, ये दोनों को यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कराया था। फिर सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर जो है दाश्क नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में आता है, और इसका उत्खनन किसने कराया था? तो आर.एल. स्टाइन साहब ने सुत का गेंडोर का उत्खनन कराया था। फिर आता है बनमाली की बात। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, और रंगोई नदी कहाँ पे है? तो हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है, एचार, हरियाणा। अब एचार का जो, या हिसार का खोज उत्खनन किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बनमाली, रंगोई नदी, हरियाणा, हिसार कहाँ है? हरियाणा में। उत्खनन किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने किया था। फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा का क्या विशेषता क्लास में बताया था, याद करो, पिछले क्लास को देखो वीडियो को और कमेंट करो इसमें कि इसकी क्या विशेषता थी धौलावीरा की। तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, और कहाँ है? तो कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। इसका दो व्यक्ति ने उत्खनन कराया था, जेपी जोशी ने कराया था और आर.एस. बिष्ट साहब ने कराया था, ठीक है। तो इतना हमने क्या किया, पूरे मेन नगरों का नाम देख लिया, नगरों के नाम के साथ साथ में किस नदी के किनारे है, वो किस जगह पे है, किस प्रांत में है, और उसके उत्खननकर्ता के नाम हमने देखा। हमने सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में देखा कि तांबा खेतड़ी से आता था, सोना कर्नाटक से, गोमेद सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र कहाँ है मुझे आप कमेंट करके बताएं। फिर ये सब चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम इस सेगमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट पे चर्चा करेंगे, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। इसके पतन के क्या क्या कारण थे, आपको वो बताना है कि इनके पतन के क्या क्या कारण थे, ठीक है। अब देखिए, कुछ कहना चाहिए कि जानकारों ने, कुछ इतिहासविदों ने या विद्वानों ने इसमें मत दिया है, जैसे कि बाढ़ का मत दिया। कुछ विद्वान कहते हैं बाढ़ से इसका पतन हुआ सिंधु सभ्यता का। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ तब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग भूतात्विक परिवर्तन कहते हैं कि भूमि में अचानक से परिवर्तन हुआ, उथल पुथल हुआ और ख़त्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी के कारण ये हुआ। तो कुछ कहते हैं कि नहीं यार, प्रशासनिक शिथिलता कमज़ोर थी उनकी, इसलिए पतन हो गया। अब इस पूरे पतन के हम लोग कारण को पढ़ेंगे और बताएंगे सबसे ज़्यादा मान्य या सबसे प्रमाणिक जो है किसको माना गया है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ समझा जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ का कहना चाहिए कि नाम सबसे पहले आता है कि सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो उस बगल में सिंधु नदी थी। अब विभिन्न प्रकार के नगरों के किनारे देखो, सबके नगर के किनारे, हड़प्पा के पास रावी था, मोहनजोदड़ो के पास सिंधु था, चंदहुदड़ो के पास में सिंधु था, कालीबंगा के पास घग्गर था, कोटदीजी के पास सिंधु था, रंगपुर मादर था, रोपड़ सतलज था। ऐसा करके पूरा हमने कहना चाहिए कि पूरा नदी जो है बगल में था, जिस कारण से नदी के जल के कारण कहना चाहिए बाढ़ आया, और नदी में बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन कह रहे हैं? अति विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेगमेंट याद रखना। तो बाढ़ के बारे में जॉन मार्शल कहते हैं, अर्नेस्ट मैके कहते हैं, और एस.आर. राव, मार्शल मैके राव साहब, 3 मार्शल मैके राव, याद हो जाएगा। बाढ़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने, एस.आर. राव ने, ठीक है। अब आर्यों के आक्रमण का मत किसने दिया? तो गार्डन चाइल्ड ने और व्हीलर ने दिया। किसने? आर्यों के आक्रमण का मत गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है। तो ये आर्यों के आक्रमण का चाइल्ड और व्हीलर साहब ने दिया। जलवायु में परिवर्तन हुआ करके कौन बोल रहा है? तो आर.एल. स्टेइन ने और अमलानंद घोष ने या ए.एन. घोष ने, ठीक।
आरएल स्टेइन और अम्लानंद घोष ने। अम्लानंद घोष ने किसका उत्खनन किया था? कालीबंगन का किया था, लाल थापर के साथ मिल करके। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बोल रहा है आरएल स्टेइन और अम्लानंद घोष ने। जलवायु में परिवर्तन हुआ जिस कारण से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जबकि भूतात्विक परिवर्तन बोल रहा है कौन? एम.आर. साहनी साहब मत देते हैं कि भूतात्विक जो है भूमि के तत्वों में परिवर्तन हुआ और भूमि में अचानक से दुनिया भर का चीज़ आया, है ना। भूकंप टाइप का कॉन्सेप्ट सामने आया, ज़मीन गर्म होने लगा, आग निकलने लगा और धीरे से कहना चाहिए कि सब जो है भस्म हो गया। ये कहते हैं एम.आर. साहनी साहब ने। जबकि प्राकृतिक आपदा के बारे में अगर कोई कहता है, मलेरिया के बारे में कहता है, महामारी के बारे में कहता है, तो KUR कनेडी साहब कहते हैं। कुर कनेडी ऐसे लिखा हूँ मैं, उसको आपको KUR लिख समझना है। KUR कनेडी या केवल कनेडी आप रखना। प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा, वह आपदा जो प्रकृति ने क्या किया, जनरेट किया, अर्थात प्राकृतिक आपदा मलेरिया हो गया, महामारी हो गया। ये KUR कनेडी साहब ने इस कॉन्सेप्ट को कहा है, इस कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक, प्रशासनिक शिथिलता के बारे में फिर यही जॉन मार्शल है जिसने बाढ़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। प्रशासनिक शिथिलता के कारण करके कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन बोल रहा है? तो जॉन मार्शल साहब इस बात को कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमने पतन के, बाढ़ को, आर्यों के आक्रमण को, जलवायु परिवर्तन को, भौतात्विक परिवर्तन को, प्राकृतिक आपदा को, प्रशासनिक शिथिलता को, जब ये 6 प्रमुख कारण को जब हमने देखा तो हमको पता चला कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं है, ये विभिन्न कारण रहे हैं। अब विद्वानों के बीच में प्रश्न ये उठने लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी वृहद सभ्यता, इतनी विशेषताओं वाला सभ्यता, कोई एक कारण से पतन नहीं हो पाया। विभिन्न प्रकार के लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, विभिन्न प्रकार की, कहना चाहिए कि रिसर्च करने वाले लोगों ने ये बात दिया। तो किस मत को सर्वाधिक मान्यता है, किस मत को सबसे ज़्यादा मान्यता प्रमाणित किया गया है? तो सबसे यूनिवर्सल जो मत है वो बाढ़ का मत है। किसका? जो बाढ़ है, इस मत को सबसे यूनिवर्सल माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हुआ, आपको बिना सोचे बाढ़ लेना है, जो कि मार्शल और मैके और राव साहब तीनों ने मिल करके इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने, SR राव साहब ने। ये तीनों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विभिन्न प्रकार की नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसीलिए पहले तो उन्नत हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो नदी के किनारे था तो उनको पानी मिला तो कृषि डेवलप हुआ तो स्थायी जीवन शैली आई, स्थायी जीवन शैली से लोग शिक्षित हुए, नगर का विकास हुआ और धीरे से, कहना चाहिए, एक सभ्य मानव में वो कन्वर्ट होते गए। लेकिन एक समस्या, एक बुराई यह भी था कि इस किनारे में रहने के कारण इसमें नदी में बाढ़ आई और इन्होंने पूरे सभ्यता को क्या किया? तहस नहस कर दिया। और तहस नहस करने के बाद में आज इसके अंश मात्र वहाँ पे रह गए हैं और ये पूरी सभ्यता का विनाश जो है बाढ़ के कारण हो गया। ये किसने कहा? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव साहब ने। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। इतना ब्रॉड सभ्यता था जिसको 3 लेक्चर में महज 25-25 मिनट के लेक्चर में हमने ख़त्म कर दिया। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरा टीचिंग, मेरा मेहनत, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जस्ट बगल में सब्सक्राइब के ऑप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें और लाइक को, क्योंकि जब आप लाइक को करेंगे और प्रेस करेंगे बेल आइकन को तो जो भी पढ़ने वाला वीडियो डालूंगा वो एजुकेशनल स्टडी मटेरियल सबसे पहले आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करें तभी मिलेगा ना। दूसरी बात, कमेंट को करने में आप मुझे सुझाव दें कि आपको मेरा टीचिंग, मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझ में कुछ चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप उसको मुझे, आप क्या करो, मुझे स्क्रीनशॉट कर दो, मुझे मैसेज कर दो और 4 को इस चीज़ को लोगों को शेयर करो। और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सेगमेंट में तो जितना मैं पढ़ा दिया, जितना बोल दिया उतने कर लो, आपको बाकी पढ़ने का ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकदम डिटेल में पढ़ते हो तो अच्छी बात है, घुस घुस के पूरा NCERT और करते हो तो, नहीं भी करते हो तो वन टाइम अटेम्प्ट एग्जाम के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सेगमेंट दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताइए, आप इस 6 बिंदु को उठा लो और वहाँ पे डाल दो, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, कुछ नंबर छोड़ करके। ठीक,
तो इतना एफर्ट मैंने इसमें दिया है। बस आप क्या करो, ईमानदारी से पढ़ो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और स्पेशली हर वीडियो में बात मैं कहता हूँ, मैंने अभी तक 4 पीएससी मेंस निकाला है। सीबीटी 2 एनटीपीसी का पेपर मैंने 2015 वाला निकाला था, 2022 वाला निकाला हूँ अभी लेटेस्ट वाला। साथ ही साथ में 2 बार मैंने ग्रुप डी भी क्रैक किया है। एजी का पेपर भी मैंने दिया है। असिस्टेंट लोको पायलट में, उसमें मैंने स्किल टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मैं पेपर निकाला लेकिन मुझे उसमें जाना नहीं था। मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छा लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में अभी करंट में पोस्टेड हूँ। इकोनॉमिक्स सर्वे आप लोगों के लिए बुक लिख रहा हूँ। 60 बच्चे अभी तक पहल एकेडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं। 8 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इन सबके अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत है, इनफ है। आप उसको बस रिविज़न करें, वीडियो को देखें और उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर लें। और अगर वीडियो को देखेंगे, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, बीच बीच में वीडियो आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट में विजिट करें और मेरे पूरे अनुभव का फ़ायदा उठाएं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप 4 लोगों को मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम लोग पहुँचेंगे। अभी तक के जितने प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, पूरा 13 लेक्चर, पूरे लेक्चर को आप क्या करो, रिविज़न करो। तो रिविज़न करो यार, थोड़ा देखो क्या दिक्कत है। आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय भारत माँ, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता रहूँ।